नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विदेशों से कच्चा माल प्राप्त करने की नीति को दी मंजूरी। बैंकों की ऋण वसूली संबंधी विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी प्रदान। दिल्ली पुलिस का दावा, हरियाणा में अंबाला से बरामद विस्फोटक था प्रतिबंधित बब्बर खालसा गुट के लिए। जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा इस विस्फोटक को दिल्ली लाकर किसी आतंकी साजिश की था फिराक में। हरियाणा में हिसार संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए हो रहा है भारी मतदान। 4 राज्यों और केंद्र शासित पुदुचेरी में 5 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान जारी। उच्चतम न्यायालय ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंसल पर 2.5 करोड़ रुपए के जुर्माने को घटाकर 25 लाख रुपए किया। उपहार सिनेमा के मालिकों और दिल्ली विद्युत बोर्ड को संयुक्त रूप से मुआवजा देने को कहा। भूटान नरेश जिग्मे-खेसर नामग्याल वांगचुक भारत में शिक्षित जेक्सन पेमा के साथ परिणय सूत्र में बंधे। थिम्पू के पास ऐतिहासिक शहर पुनाखा में बौद्ध धर्म के मुताबिक हुई शादी। और खेलों में प्रयाग यूनाइटेड ने पुणे एफसी को 2-0 से हराकर किया डूरंड कप के फाइनल में प्रवेश। दूसरे सेमीफाइनल में आज शिलांग लाजोंग का मुकाबला चर्चिल ब्रदर्स से। सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बैंकों की ऋण वसूली संबंधी विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिए गए। केबल नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए अध्यादेश लाने के एक प्रस्ताव को सरकार ने आज राष्ट्रपति के समक्ष भेजने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने बताया कि अध्यादेश 2014 तक देश के सभी शहरी क्षेत्रों में डिजिटल टीवी का प्रसारण होगा। 31 मार्च 2012 तक केबल ऑपरेटरों को एनालॉग प्रणाली छोड़नी होगी। श्रीमती सोनी ने बताया कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 मार्च 2013 तक डिजिटल का प्रसारण अनिवार्य होगा, जबकि 30 सितंबर 2014 तक इसमें सभी शहरी क्षेत्र शामिल कर लिए जाएंगे। 31 दिसंबर तक समूचे देश को इस प्रणाली से संबद्ध कर दिया जाएगा। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में एक कार से 5 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद कर संदिग्ध आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। पुलिस के अनुसार विस्फोटक को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और दिल्ली से एनएसजी की एक टीम मौका वारदात पर पहुंच गई है। एक सूचना के आधार पर पुलिस के एक संयुक्त दल ने बीती रात रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में विस्फोटक रखा पाया था। इस बीच हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रंजीव दलाल ने बताया कि विशेषज्ञ विस्फोटकों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटनास्थल के पास पार्क कार से 2 पैकेटों में 5 किलोग्राम विस्फोटक और 2 बैटरियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच तेजी से चल रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि हरियाणा के अंबाला शहर में रेलवे लाइन के पास एक कार में जो विस्फोटक बरामद हुआ है वह वास्तव में प्रतिबंधित बब्बर खालसा गुट के लिए था। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त अरुण कंपानी ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इस विस्फोटक को दिल्ली लाकर किसी बड़ी साजिश की योजना बना रहा था। इधर सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के पास बरामद हुए विस्फोटक पर अपनी चिंता जाहिर की है। और अब बात हिसार उपचुनाव की। हरियाणा की हिसार संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। यहां दोपहर 3 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान होने की खबर है। इस सीट से कांग्रेस के जयप्रकाश, भाजपा समर्थित कुलदीप बिश्नोई और इंडियन नेशनल लोकदल के अजय चौटाला प्रमुख उम्मीदवार हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। केंद्रीय बलों के अलावा पुलिस बल हिसार के 1506 मतदान केंद्रों पर तैनात हैं। इनमें से 339 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जबकि 387 अन्य को संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और हिसार लोकसभा सीट के साथ साथ आज तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली पश्चिम, पुदुचेरी की इंदिरा गांधी नगर, आंध्र प्रदेश की बासनवाड़ा, महाराष्ट्र की खड़गवासला और बिहार की दरौंदा विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए मतदान जारी है। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा आज वाराणसी पहुंची।
यहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और राज्य की मायावती सरकार पर आरोप लगाया कि मायावती सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने राज्य के लोगों से अगले कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती सरकार को शिकस्त देने की अपील की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज शादी के प्रणय सूत्र में बंध गए। वे भारत में शिक्षित जेटसन पेमा के साथ प्रणय सूत्र में बंधे। भूटान के लोगों के लिए यह ऐतिहासिक मौका है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई कर चुके 21 वर्षीय भूटान नरेश का विवाह थिम्पू से 71 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक शहर पुनाखा में 17वीं शताब्दी के एक किले में बौद्ध परंपरा और रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पुनाखा जुंग के नाम से चर्चित इस किले को शाही शादी समारोह के लिए खास तौर से सजाया गया है। करीब 1500 अतिथियों की मौजूदगी में भूटान नरेश ने विवाह रचाया। भूटान की सरकार ने आज से 3 दिवसीय सरकारी छुट्टी की घोषणा की है, जिससे लोग शादी के जश्न में शरीक हो सकें। उच्चतम न्यायालय ने उपहार अग्निकांड के मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि आज घटा दी। साथ ही अदालत ने अंसल बंधुओं द्वारा दी जाने वाली 2.5 करोड़ रुपए की राशि को घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन और न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने मुआवजे से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में संशोधन करते हुए 20 वर्ष से अधिक आयु वाले मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि 18 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए तथा 20 वर्ष से कम आयु वाले मृतकों के परिजनों के लिए यह राशि 15 लाख रुपए से घटाकर 7.5 लाख रुपए कर दी। खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस उपायुक्त लाइसेंसिंग और दिल्ली नगर निगम को क्लीन चिट देते हुए अग्निकांड के लिए अंसल बंधुओं और दिल्ली विद्युत बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच उच्चतम न्यायालय के फैसले से इस अग्निकांड में अपनों को खो चुके लोगों को काफी निराशा हुई है। पीड़ितों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने मुआवजा काफी कम कर दिया है। इससे व्यापारिक समूहों को गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम करने में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य के बीच निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है। बहरहाल चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश से वस्तुओं का निर्यात 50% बढ़ा है। ये रियायतें विदेश व्यापार नीति 2009-14 की सालाना समीक्षा में दी गई, जिनकी घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने की। यह प्रोत्साहन की घोषणा कई योजना जैसे कि फोकस मार्केट और फोकस प्रोडक्ट्स के तहत दी गई है। भारत ने अफगानिस्तान में एक वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। यह संस्थान श्रम और रोजगार के क्षेत्र में तकनीकी एवं शोधपरक प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, इस संस्थान के बन जाने से अफगानिस्तान में श्रमिकों को हर क्षेत्र में विकसित करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को तुर्की के कोन्या शहर में स्थित मेवलाना विश्वविद्यालय स्थित मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति की पत्नी को भी मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। बाद में उपराष्ट्रपति मेवलाना संग्रहालय भी देखने गए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जोस मैनुएल बारोसो ने यूरो क्षेत्र का ऋण संकट समाप्त करने के लिए 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की है। बारोसो ने कहा कि भविष्य के नुकसान के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद देने के लिए बैंकों को और अधिक संपत्तियों पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरो क्षेत्र को वित्तीय संकट से उबारने के लिए दिए गए पैकेज यूरोपीय वित्तीय स्थायित्व सहायता से बैंकों को लाभांश और बोनस का भुगतान न करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। और अब खबर खेल की। प्रयाग यूनाइटेड ने पुणे एफसी को 2-0 से हराकर डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में प्रयाग यूनाइटेड की तरफ से खेले गए खेल के 28वें मिनट में लूकराम जेम्स सिंह ने पहला और 82वें मिनट में जोसीमर सिल्वा मार्टिन ने दूसरा गोल किया। दूसरा सेमीफाइनल आज शिलांग लजोंग और चर्चिल ब्रदर्स के बीच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की सीरीज कल से प्रारंभ हो रही है। पहला मैच हैदराबाद में खेला जाना है। पिछले
इंग्लैंड दौरे में बुरी तरह हार झेलने वाली टीम इंडिया की कोशिश इस सीरीज को जीतकर बदला लेने की होगी। हैदराबाद में होने वाले पहले मैच के मद्देनजर टीम इंडिया जोर शोर से जुटी हुई है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की माने तो खिलाड़ियों को घरेलू सरजमी पर खेलने का फायदा मिल सकेगा। साथ ही साथ उनका कहना था कि अंतिम एकादश मैच से पहले ही फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।